small number of particles, small particles and their interatomic force is 0. Also they obey ideal gas equation is called as ideal gas, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है। फिर एक मन में सवाल आएगा कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू वी स्टडी इन काइनेटिक थियरी। काइनेटिक थियरी में मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, है ना। काइनेटिक थियरी assumes gas as large number of particles or molecules which are in continuous random motion, जो लगातार रैंडम मोशन में है। तो भैया हम लोग क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी क्या अज्यूम करके चलता है? गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, विच आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, है ना। दिस their velocity is proportional to temperature, और इनकी जो velocity है ये टेम्परेचर को कैसी होती है बेटा? प्रोपोर्शनल होती है। यानी तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? सॉरी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर focuses on the motion and associated quantities such as velocity, kinetic energy, एटसेट्रा। ये दो मेन चीज़ है। ये पार्ट जो टॉपिक का आपको क्या बताने वाला है? नबी दरवाजा बंद खोल दे। आपको मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना है। मोशन से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है? वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, है कि? दरवाजा बंद करो बेटा। तो ये पार्ट से रिलेटेड हम लोग यहाँ चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिर इन ऑर्डर टू स्टडी this part, we first need to analyze properties or assumption of ideal gas। तो इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा?
कि आइडियल गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या अजम्पशन, मतलब अंदाजे कि क्या क्या होता है आइडियल गैस में। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना है। देख लो पहले ये, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बहुत सारे अजम्पशंस आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आया तो ये कुछ 2 मार्क के लिए आएगा, जिसमें 4 अजम्पशंस लिखना रहेगा। एक अजम्पशन की वैल्यू मतलब आधे मार्क के आसपास रहेगी कुछ, या फिर 2 अजम्पशन 2 मार्क के भी हो सकते हैं, डिपेंड्स क्या पूछा गया है। नीट में आया तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, नीट जेईई में ये वाले पार्ट में। चलिए तो अब हमारा अगला टाइटल आएगा assumptions of kinetic theory of gases। assumptions of kinetic theory of gases, मतलब भैया जो आप पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, इसमें गैस क्या है, कैसा है, उसका अजम्पशन, ये आइडियल गैस भी बोल सकते हैं, उसका अजम्पशन देखना है हम लोग को। चलो देखते हैं क्या है फिर। तो बहुत कुछ तो शुरुआत के तो जो वही रहेंगे घिसे-पिटे। ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ large number of extremely small particles, large number of extremely small particles called as atoms or molecules। पहला ये अजम्पशन कि सारे के सारे गैसेस को ये मान के चला गया है कि वो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको एटम्स या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं। दूसरा, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, perfectly elastic spherical body of small size। रिजिड मतलब क्या होता है कि उनका एक डेफिनेट शेप है, शेप और साइज होता है। जैसे पानी एक रिजिड है क्या, उसका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज रहता है क्या? वो जो कंटेनर में आप डालेंगे उसका वो शेप और ले लेता है वो। तो भैया मगर अगर आप गैस के पार्टिकल्स को देखेंगे तो उनका एक डेफिनेट शेप है, साइज है, परफेक्टली इलास्टिक, जैसे रबर की एक गेंद होती है, वो रिजिड है, डेफिनेट शेप डेफिनेट साइज, मगर परफेक्टली इलास्टिक भी है। दीवार पे मारोगे तो इलास्टिक नेचर की वजह से वो वापस आ जाती है कि नहीं? स्फेरिकल बॉडी, गोल और ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the gas do not have specific shape, volume, or size। The size of container, the size of container becomes the size of gas। तो कोई भी गैस का कोई स्पेसिफिक शेप और साइज नहीं होता है ना। मान लो कि अपन 1 लीटर का हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर लेकर आते हैं और पूरी गैस को मैं उस कमरे में खाली कर देता हूँ, है ना, और वैसा ही एक सिलेंडर मैं यहाँ इस कमरे में खाली कर देता हूँ। हालांकि दोनों भी 1 लीटर गैस थे, हाइड्रोजन गैस थे दोनों भी, मतलब हर तरह से सेम। जो सिलेंडर आपने लाया था, प्रेशर, वॉल्यूम सब 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 सेम था,
है ना, मैंने दोनों कमरों में इसको गैस को लीक कर डाला, है ना। तो अब ऐसा है, हर चीज़ सेम है, मगर लीक करने के बाद क्या गैस का जो वॉल्यूम है, साइज़ है, वो दोनों जगह सेम है क्या? नहीं। उसने किसका साइज़ अपनाया? जो कंटेनर। अब जैसे लीक करेंगे तो ये कमरा उसके लिए कंटेनर बन जाएगा, है ना। वो कमरा छोटा है ना, वो कमरा छोटा है, तो मैं कहूँगा चलिए ठीक है, उस कमरे में क्या है कि भैया वो जो उस कमरे का साइज़ है, जो उस कमरे का वॉल्यूम है, जो उस कमरे का शेप है, गैस ने वो शेप ले लिया। जो इस कमरे का साइज़ है, जो इस कमरे का शेप है, जो इस कमरे का वॉल्यूम है, उसका शेप ले लिया। ऊपर वाला हॉल बड़ा है, उसमें छोड़ूंगा तो उसका शेप और साइज, उसका वॉल्यूम ले लेगा वो। तो वही बोला, उसका खुद का कुछ नहीं होता, है ना। गैस का खुद का कोई डेफिनेट शेप साइज कुछ नहीं, जो कंटेनर उसी का सब कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल is much lesser than the volume occupied by the gas in the container. ठीक है, ओके, चलो ठीक है भाई, मान लिया। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल मस्ट लेस देन द गैस इन द कंटेनर। मतलब ऐसा हुआ ये, अब देखो हमारे कमरे में गैस फैली हुई है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर चारों तरफ फैली हुई है। अगर मैं पूछूंगा इस कमरे में मौजूद ऑक्सीजन गैस का तुम वॉल्यूम पता लगाओ, तो तुम कैसे पता लगाएंगे? भैया ठीक है, कमरे का वॉल्यूम गिन लेंगे, वहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा वॉल्यूम गिन लो, पूरी गैस का ये वॉल्यूम है ना, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम निकलेगा वो। अब मैं बोलूँगा एक काम कर, सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा कर डाल, कंप्रेस कर डाल एक साथ, सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा करे, सारे 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 अपने मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा करे। तुमको क्या लगता है कितने साइज में आ जाएंगे? इतने साइज में आ जाएंगे वो। गैस के मॉलिक्यूल्स फैले हुए ना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इधर, तो एक इधर, तो एक इधर, तो एक इधर, तो एक उधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर, मान लो सबको आपने एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो इतने से साइज में सबके सब आ जाएंगे। तो देखो आपका जो असल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का, वो पूरे गैस के वॉल्यूम से कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। बस ये पॉइंट इसके अंदर था। द मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर moves in all possible direction with all possible velocities, all possible direction with all possible velocity, which is called as molecular chaos, which is called as molecular chaos, है ना। chaos का मतलब क्या होता है? chaos का मतलब क्या है? भगदड़, है ना। भैया मान लो कि भाई यहाँ पर एक आध बड़ा हॉल है, उसमें आप सबको जमा कर दिया जाए, है कि। अब मैं बोल दूँ साथ में कि भैया यहाँ पर एक बम है बड़ा, वो 1 मिनट में फटने वाला है ना, और दरवाजे बंद कर दो, धाड़ दूर धाड़ दूर धाड़ दूर, सभी तो उधर भागेंगे, हैं, ढूंढेंगे भाई, निकलने की जगह ढूंढेंगे। इसको बोलते हैं भगदड़, बस रैंडम डायरेक्शन में सब भाग रहे आड़े टेढ़े। वैसे ही आपको इसको बोलते हैं केओस। क्या हो गया? वहाँ से भागेगा तू भाग पाएगा? तू फिट हो जाएगा, वहाँ पे अटक जाएगा बेटा, फिर है ना, मुंडी बाहर, पैर इधर। अनस कहाँ गए? अरे हाँ, वो तो गया, बुरा लग गया तो।
है ना, बेचारा अनस हर चीज में आगे आ जाता। तो भाई हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि इसको बोलते केओस। तो लगातार मॉलिक्यूल्स का भी यही हाल रहता, लगातार इधर उधर इधर उधर 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 भागते रहते, जैसे कि भाई किसी चीज की भगदड़ मची हुई है। ध्यान दो, चुपचाप लिखो। फिर उसके बाद 6th पॉइंट, ड्यू टू रैंडम मोशन molecules continuously collide with each other and the walls of container। इस रैंडम मोशन के वजह से मॉलिक्यूल्स जो है लगातार जो होता है कि आपके कोलाइड होते हैं विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। एंड सिंस दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, और क्योंकि ये जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी से आप आए थे टकरा के भी आप उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से लौटोगे। 7th पॉइंट, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना, ये दो एक के बाद एक होने वाले कोलिजन जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। मॉलिक्यूल एक सीधे रास्ते में ट्रैवल करते हैं, कॉल्ड एज फ्री पाथ, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्री पाथ। जैसे कि मैं बोलूंगा ठीक है ये एक मॉलिक्यूल है, 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 ये मॉलिक्यूल आया टकरा के से इधर गया, फिर से टकरा के इधर गया, फिर से टकरा के इधर गया। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है वो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पाथ। और यही पाथ का अगर मैं एवरेज ले लूं तो क्या बोलेंगे इसको, मीन फ्री पाथ। गुड, ठीक है, छोटे मोटे सारे पॉइंट नहीं लेता मैं। फिर नेक्स्ट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the molecules, the average kinetic energy of the molecules of a gas depends on the absolute, the average kinetic energy of the gas, कहाँ गया बे, absolute टेम्परेचर ऑफ गैस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। अब एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको कि टेम्परेचर को आपको केल्विन स्केल में मेंशन करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस with increase in temperature। ठीक है, और ये सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है। यही खास पॉइंट है जो रियल गैस को आइडियल गैस से अलग करता है। द मॉलिक्यूल्स, ध्यान दो भैया इधर, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, मॉलिक्यूल कोई भी फोर्स
नहीं करते ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर. So the molecules do not possess, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आ सकता है. कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इस फॉर्म में आ सकता है. ये नीट के अंदर जेई में है. द मॉलिक्यूल डू नॉट possess एनी पोटेंशियल एनर्जी. और साथ ही साथ इसको असर्शन है रीजन में बनाकर दे सकता है ये क्वेश्चन को, है ना. मान लो उसने स्टेटमेंट ऐसा दिया, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन, गौर से सुन लो, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं. फॉर एन आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज जीरो. ये स्टेटमेंट हो गया जिसको असर्शन बोलेंगे आप. अब अगर उसका रीजन ऐसा दिया उसने, रीजन ये है कि द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, तो इस मामले में असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है. अब अगर उसने ऐसा दिया, फॉर अ रियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, फिर उसके बाद में उसका रीजन ऐसा दिया, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर. बताइए इसमें क्या गलत हुआ? असर्शन, असर्शन गलत हो गया, हालांकि रीजन सही है कि नहीं. कभी क्या कर सकता है वो, यहां पर उसको रीजन को कुछ अलग बता देगा. वो बताएगा द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. तो भैया अगर मान लो आइडियल गैस बोला कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो असर्शन तो सही है. और उसने उसका रीजन क्या बताया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. तो रीजन क्या हो गया, गलत हो गया, है कि नहीं. क्योंकि जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन है वहां पक्के में पोटेंशियल एनर्जी है, और जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है पोटेंशियल एनर्जी नहीं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन है. ए एंड आर करके रख दो ये पॉइंट के आगे, ए एंड आर ऐसा कहीं कैसी चीज से लिख कर रख दो, तो आपको याद है, रिकॉल करते वक्त, रिवाइज करते वक्त कि असर्शन एंड रीजन का यहाँ क्वेश्चन बना है इधर थ्योरेटिकली. चलो हुआ. जल्दी करिए. assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या assumption ऑफ आइडियल गैस भी बोल सकते हैं इसको. ये कुछ 8 से 9 पॉइंट आपने देखे, उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स कवर किया. एक्चुअल नोट्स में देखेंगे तो 10 से 11-12 पॉइंट्स ऐसा कुछ है ना. वो कुछ फालतू के ऐसी 5-8 क्वेश्चन टॉपिक्स है उसके अंदर, तो मैंने उसको इग्नोर मार दिया. तो ये हो गया. अब देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेटिव तो कुछ भी नहीं है. हाँ, अब अगला वाला टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्चुअली अगर तुम देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है शायद आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा वो. मैंने सर्च किया, क्योंकि वो बताता हूँ क्या, मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे इस चीज़ को. अभी तक के, अभी जस्ट आने से पहले कल भी देखा मैंने, क्या कंसेप्चुअली जो एक्चुअल में है वो कोई बता रहा क्या. जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन आपको बताया था मैंने, रेडियस ऑफ गायरेशन एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट है, और कोई ये नहीं बताता है रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड कंसेप्चुअल है कुछ लेक्चर्स, मगर वो इंजीनियरिंग के है ना. ग्राउंड लेवल पे, मतलब 12th के लेवल पे कोई नहीं बता रहा, 11th-12th के लेवल पे एक का दुक्का है शायद से, मेरे को जहाँ तक मैं देखा, एक वो भी ठीक से समझ में नहीं आया मेरे को उनका. तो रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड जैसा मैंने देखा, ज़्यादातर लोग एक ही बोलते हैं कि वो ऐसा कर लो, मास को कॉन्सेंट्रेट कर लो, गोल गोल घुमाओ डिस्टेंस पे, तो बोले वो जो डिस्टेंस रहेगा. तो कंसेप्चुअली क्या काम है उसका, है ना, क्यों है, क्या है, कैसा है, ये मालूम नहीं. वैसे एक टॉपिक यहाँ पर आने वाला है, आरएमएस वेलोसिटी. केमिस्ट्री में हुआ क्या आरएमएस वेलोसिटी होने वाला है ना. मैंने बड़े बड़े इसमें देखा कि भाई क्या है आरएमएस वेलोसिटी, लिखा हुआ कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, और वो बता रहे कुछ और. बताता हूँ मैं क्या. तो चलो हो गया ये लिखना सब, चलो जल्दी करो. इधर का हो गया राइट साइड का.
सबका नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। चलो हुआ। जल्दी करो। चलो मैं यहाँ पर लिख देता, बहुत टाइम लग गया तुम लोग। देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, या जस्ट काइनेटिक थियरी। काइनेटिक थियरी में अलग अलग किस्म की वेलोसिटीज, एक आता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक आता है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वैसे देखो, एक तरह से देखा जाए, ये वेलोसिटी वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर स्पीड आना चाहिए, मगर कोई इतना ध्यान देता नहीं है। ओके, काइनेटिक थ्योरी में हम लोग वेक्टर्स के लॉ को इतना खास तौर से ओबे करते नहीं है। हालांकि केमिस्ट्री में स्पीड लिखोगे वेलोसिटी दोनों में फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री क्योंकि इतना वेक्टर लॉ को ओबे करता नहीं, तो स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो तो फर्क नहीं पड़ता। मगर फिजिक्स में ये बड़े मायने रखता है कि स्पीड और वेलोसिटी। एक जानकार आदमी वो गलती करे तो बहुत गलत हो जाता है ना, है कि एक आदमी कोई क्राइम करता है तो ठीक है, अगर एक पुलिस वाला क्राइम करेगा तो ज़्यादा घातक हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन यहाँ हो जाती है। भैया फिजिक्स में अगर नॉलेज है, फिजिक्स का नॉलेज है, आप वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या है, तो फिर आप वर्ड वेलोसिटी कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो कई जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, ये वेलोसिटी की जगह वर्ड सही तरह से लिखा जाता है स्पीड। केमिस्ट्री में भी आप देखेंगे स्पीड लिखा रहता है, मगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कोई ध्यान देता नहीं इस बात पे। काइनेटिक थ्योरी में इतना कोई ध्यान देता नहीं है कि आपने स्पीड लिखे कि वेलोसिटी लिखे, है ना, वो तकरीबन सेम हो जाता है। तो अब देखेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोलो चलेगा, कोई मसला नहीं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, है ना। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी आप उसको बोल सकते हैं। ये क्या चीज़ें हैं अब हम देखते हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये। चलो, सबसे पहला एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। अरे कुछ नहीं, ये तो मामूली सी बात है। हम जानते हैं कि भैया एक कंटेनर है गैस का, है ना, उसमें कई सारे गैसेस बंद, एक गैस बंद है, उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स है। अब आपको मालूम है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर उधर इधर इधर उधर सब ऐसे आड़े टेढ़े भाग रहे हैं, सब रैंडम मोशन में इधर उधर भाग रहे। कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं है। अब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनका नहीं है, सब उधर उधर भाग रहे, अपनी अपनी वेलोसिटी से भाग रहे। ऐसा भी नहीं है कि सबकी वेलोसिटी सेम है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो मैं अगर निकालना चाहता हूं कि इस गैस में ऑन एवरेज पार्टिकल्स की क्या, मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड है, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। तो मैं यहां सिंपल सी बात बोलूंगा, द एवरेज ऑफ या फिर मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ all the molecules in a gas is called as
एवरेज स्पीड, इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड, ठीक है। और वी एवरेज, कभी कभी इसको वी बार से इंडिकेट किया जाता है, मगर वी एवरेज लिखता हूं मैं फिलहाल, इज इक्वल्स टू क्या है, सभी पार्टिकल्स का आप क्या कर डालो, सिंपली वेलोसिटीज का सम कर डालो, है ना, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वेलोसिटी से उसको डिवाइड कर डालो। एवरेज तो मालूम है आपको कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत बेसिक स्कूल्स में पढ़ा हुआ, बेसिक एजुकेशन में पढ़े होंगे, किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं। तो वही वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर 10 पार्टिकल है तो 10 पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को ऐड करो और नंबर 10 से उसको डिवाइड करो, तो ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू निकालने का। अब जो मैं बोलना चाह रहा था, अगला जो है आपका आरएमएस वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या स्पीड बोलेंगे जिसको हम लोग। आरएमएस स्पीड, ठीक है, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इसको डिफाइन ऐसा किया गया है, द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ each molecule of a gas is called as RMS speed. The root of mean of square of speed of each molecule of a gas is called as RMS speed. तो भैया देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रूट लेना है, आज ही ले लिए, किसका रूट लेना है, मीन ऑफ, मतलब एवरेज निकाला गया है किसी चीज का, किसका एवरेज निकाला गया है, स्क्वायर ऑफ स्पीड, है ना। मतलब मैं पहले पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल लूंगा, मैं बोलूंगा उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कितनी है, v1 है, उसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। दूसरा वाला पार्टिकल लो, उसकी स्पीड क्या है बेटा, v2, उसका स्क्वायर ले लो। तीसरा वाला पार्टिकल ले लो, उसकी स्पीड क्या है, v3, उसका स्क्वायर ले लो, प्लस डॉट 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 प्लस vn का स्क्वायर। और क्योंकि ये यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मैं उसे n से डिवाइड कर डालूंगा। तो इसको कहा गया है आरएमएस स्पीड, इसे हम लोग कहते हैं आरएमएस स्पीड। अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसे मैंने कहा, यूट्यूब पे भी मैंने देखा, जहां तक के बस हर कोई ये मैथमेटिकल डेफिनेशन को डिफाइन करता है, जैसे मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, मगर एक्चुअल में मोमेंटम क्या है, तो भाई असल चीज़ क्या होती है मोमेंटम, ये बताते नहीं अपने को। मोमेंटम क्या होता है, किसी चीज़ का फील होता है, मास का और वेलोसिटी का, है ना। एक पत्थर को सिर्फ ऐसा हल्का ऐसा फेंक के मारे, कुछ नहीं लगा, जोर से उसी पत्थर को फेंक के मारे, जोर से लगा, बोले क्या हुआ, बोले इस बार मोमेंटम ज़्यादा था, है कि नहीं। हाँ, वो मोमेंटम किस वजह से ज़्यादा था, स्पीड की वजह से, है कि नहीं। वही पत्थर, छोटे पत्थर की जगह बड़े पत्थर को अंदर छोड़ दिया तुम्हारे पर, तो क्या हुआ, वो भी डैमेज करेगा तुमको। बोले फिर से क्यों, रीज़न, पीछे का रीज़न क्या है, मोमेंटम ज़्यादा था, स्पीड नहीं, अब तो बड़ा पत्थर है ना, मास, तो वो उसको मास ज़्यादा था, ऐसे नहीं बोलते, मोमेंटम ज़्यादा था। अब उसी पत्थर को ऐसे यूँ जोर से फेंक के मारे तुमको, तो अरे बाप रे, चिद्दा हो गया। फिर बोले क्या, अब मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा था। तो ये प्रैक्टिकल फील के साथ अब यही बात आई कि आरएमएस स्पीड क्या है। तो आप कहीं भी देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है, देखो हम बताते हैं कंसेप्ट ऑफ क्या है आरएमएस स्पीड। हर वेलोसिटी को पकड़ो, उसका स्क्वायर लो, उसका मीन ले लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये आपका ये कंसेप्ट नहीं है, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट इसका ऐसा है बेटा, देखो ये आया था आरएमएस स्पीड को लेकर कि जैसे हम लोग ने एवरेज निकाली है ना, ठीक है, तो बोले एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया। हाँ, बोले कितना एवरेज स्पीड, इतना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे पूरे गैस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना, पूरे गैस के पार्टिकल्स की मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, कितनी आई है मुझे पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, एक तो क्या कर सकते हैं, आप हर एक पार्टिकल का m1 v1, मान लो सभी पार्टिकल्स का मास सेम है, थोड़ी देर के लिए मान लो सभी पार्टिकल्स का क्या है, मास सेम है, तो हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर, ये आपके काइनेटिक एनर्जी E1, हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी E2।
तीसरे पार्टिकल का हाफ ऑफ एम v3 स्क्वायर, ये बोले काइनेटिक एनर्जी E3, है ना। आप सब को ऐड कर देंगे, सारे काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करेंगे। हाँ जी भाई हमने कर डाले, ये हुआ आपके सभी गैस का काइनेटिक एनर्जी और ये रहा भैया तुम्हारा टोटल काइनेटिक एनर्जी। हो गया, ये सभी गैस की काइनेटिक एनर्जी का तुमने सभी गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब एक बंदा बोलेगा कितने गैस थे रे, तो बोले 100 मॉलिक्यूल, गैस में कितने मॉलिक्यूल्स थे रे, तो बोले 100 मॉलिक्यूल थे। अरे येड़ा है क्या, तू बोले 100 एक एक मॉलिक्यूल का निकाल के बैठा, तू डायरेक्ट एवरेज वैल्यू पकड़ना था, उससे निकल जाती थी। अब तुमने क्या किया, फिर तुमने एवरेज वैल्यू पकड़ा, दूसरे ने बोला भाई गधा है साला, से कुछ नहीं आता, एवरेज वैल्यू लेके कैलकुलेट करता तो वही आंसर मिल जाता, जबरपास वही आंसर मिल जाता, नियर अबाउट। मगर भैया हमने देखे ये ऐसा एवरेज वैल्यू लेकर हमने जब कैलकुलेट किए तो भैया वैल्यू तो वो आ ही नहीं रहा, है ना। जबरपास कहाँ, वो तो बहुत फास्ट है ना, एकदम दूर दूर चल रहा है, तो वैल्यू इतना दूर, अरे भैया कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या फिर, ये एक सिंगल वैल्यू अगर मैं लेकर चल रहा हूं, एवरेज क्या होता है, एक एवरेज मान के चलते भाई, जैसे मान ले, है ना, मुश्तबा के पास प्रॉपर्टी है 10 लाख, है ना, हमदान के पास है 12 लाख, है ना, समीर के पास है मान लो 9 लाख, ऐसी भाई एमआर के पास है ना। तो भैया ऐसी आप क्या करें, हर एक के पास प्रॉपर्टीज देख रहे, मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज किसके पास, इनके पास क्या प्रॉपर्टी, आप एवरेज निकालेंगे 10-11 लाख का एवरेज है कि तकरीबन इनके पास 10-10 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो वैसे ही अपन एवरेज बोलते, तकरीबन सबके पास ये वेलोसिटीज है। तो भैया मैं वही बोलने जा रहा कि मैं जब ये काइनेटिक एनर्जी निकालने गया, गौर से सुने, तो ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकाली गई काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही, बहुत ज़्यादा अलग आ जा रही। मतलब ये है कि ये वैल्यू वेलोसिटी अगर मैं पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, ये वेलोसिटी से अगर मैं पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ तो वो आंसर अलग गलत आएगा। अरे 100 मॉलिक्यूल्स है, तो तुम क्या हर एक मॉलिक्यूल को पकड़ के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके निकालते बैठेंगे क्या, नहीं ना, ये कर सकते अपन प्रैक्टिकली। मैं तो 100 बोला, किसी एक छोटे से डब्बे में भी ले लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स रहते, करोड़ों रहते, क्या 1 करोड़ मॉलिक्यूल, ये एक पहले पकड़ा, ये दूसरा है ना, ऐसा करेंगे क्या तुम, नहीं ना। तो अपने को अगर किसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी निकालना है मॉलिक्यूल्स की, है ना, तो हम मॉलिक्यूल को पकड़ नहीं सकते, हमें किसी एक सिंगल वैल्यू को पकड़ना पड़ेगा, एक सिंगल स्पीड को पकड़ना पड़ेगा, आप उसी से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते। और जब मैंने प्रैक्टिकली करके देखा, मैंने एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकाला, एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल काइनेटिक एनर्जी निकाला, तो इसका आंसर में और उस आंसर में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इसका मतलब इस वेलोसिटी से आप काइनेटिक एनर्जी गैस की वैल्यू निकाल सकते, गैस की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। फिर बोले अब क्या कर सकते, तो हम बोले ठीक है आपको उपाय बताते हैं। देखो उपाय कैसा, अभी प्रूफ करेंगे अपन उस चीज को, ये प्रूफ कहीं नहीं मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, सभी गैस के पार्टिकल्स कैसे हैं, सेम मास के, ये तो पहले से बोला हुआ है, सभी गैस के पार्टिकल्स का मास कैसा है, सेम है ना। सभी गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग थी। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि सभी गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी सेम है। बात समझ रहे ना, और से सुन लीजिए पूरा। ठीक है, पहले किया था, मैंने सबको पहले ऐड किया था, मैंने ये देखा था पूरा जो नेट काइनेटिक एनर्जी आ रहा था वो कितना आ रहा था, हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर, हाफ ऑफ एम v3 स्क्वायर प्लस डैश प्लस हाफ ऑफ एम vn स्क्वायर, और मैं कॉमन में निकाला और मैंने कहा हाफ ऑफ एम कॉमन में निकालो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, सॉरी हाफ तो गया बाहर, स्क्वायर। पास नेट काइनेटिक एनर्जी इतनी पहले आई थी, और अब मैं बोल रहा हूं, अब इमेजिन करो, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो थोड़ी देर के लिए, कि सभी गैस के पार्टिकल्स का मास सेम है। वो तो रियलिटी में सेम है ना, मास तो सेम ही चलता है। जैसे हाइड्रोजन गैस अगर ले लेता मैं, तो उसकी मॉलिक्यूल का साइज सब सेम। इमेजिन करके चलो कि उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी सेम है, स्पीड भी सेम है, और उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी सेम है, और गौर से सुनेंगे, उस स्पीड पर
जब मैं सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं। अगर मैं एनर्जी निकालता हूं तो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसी वैल्यू के बराबर आ रही है। अच्छा ठीक है, वो कौन सी स्पीड है? अभी का दिए थोड़ा देर के लिए उसका नाम देते सिर्फ v, उस स्पीड का नाम दे देंगे v। मैं बोलूंगा कितने मॉलिक्यूल्स है गैस के अंदर? गैस के सभी गैस मॉलिक्यूल्स की सेम है, तो n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर आएगी। अच्छा वैल्यू है, इसको ले लो स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू क्वेश्चन है कि नहीं? ये अब ये इसको फिर हमने देखे कि किसका रूट है का, स्पीड के या वेलोसिटी के स्क्वायर का। मीन स्क्वायर नाम दिया, नाम देंगे आरएमएस। ये रफ में लिखना है तो लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ब्लैक कलर से जो लिखा प्रूफ लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? काफी हो जाता है। चलिए हुआ, बी फास्ट। नहीं तो वो देख के कर लेना, इसमें से टाइम कम है। आगे टॉपिक में बढ़ता हूँ। एवरेज वाला हो गया क्या? चलिए तीसरा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा देखेंगे आगे जाकर, अभी सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहले ये एक मेन कोर्स में हुआ करता था आपके नीट के, बाद में उसको बस एक एडिशनल पॉइंट्स में डाल दिया गया। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा
तो सिर्फ उसकी इक्वेशन से रिलेटेड आएगा, है ना। उसमें एवरेज आपको आगे जब मैं इक्वेशन डिराइव करके बताऊंगा तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एवरेज स्पीड का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये सब हम देखेंगे। तो उस जैसे आपको आखिरी में बताऊंगा इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब ये नाम से पता चल रहा, मोस्ट, बेटा इधर ध्यान दो, क्या कैसा आप भी बेटा, मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब क्या होता, पॉसिबल, है कि नहीं। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है स्पीड की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट लिया आपका फिजिक्स का, और मैं देखता हूं कि इसमें सबसे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स क्या है। मेरे पास कुल मिला के 10 कैंडिडेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडिडेट है ना, रैंडमली 10 कैंडिडेट है। मान लो मैंने 100 मार्क्स का एक पेपर लिया था और मैं हर एक का मार्क्स कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं बोलूंगा भाई पहले बंदे ने कितना मार्क्स स्कोर किया, तो मैं देखता हूं उसने स्कोर किया 60 का, ठीक है। अच्छा, इसने कितना स्कोर किया, तो भैया मैं देखता हूं उसने 70 का स्कोर किया, है कि। अच्छा ठीक है, थर्ड वाले कैंडिडेट ने कितने का स्कोर किया, तो बोले 40 का। अच्छा, फोर्थ वाले ने कितने का, तो बोले इसने 60 का। अच्छा, फिफ्थ वाले ने कितने का स्कोर किया, बोले 30 का। अच्छा, इसने कितने का किया, बोले 40 का। सेवन्थ वाले ने कितने का किया, बोले 60 का। एट्थ वाले ने कितने का किया, बोले 60 का। नाइन्थ वाले ने कितने का किया, बोले 80 का। और इसने कितने का किया, बोले ये तो 20 का स्कोर किया इसने, है ना। ऐसे 10 बंदे हैं, सबके स्कोर अलग अलग है। मतलब मुझे बताओ सबसे कॉमन स्कोर कौन सा है, 60, है कि। तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर जो 60 है ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल मार्क्स है, यानी सबसे ज्यादा पॉसिबल मार्क्स किसी कैंडिडेट्स के। मतलब सबसे ज्यादा 10 में से 3 लोगों ने, 3 की 4 लोगों ने क्या है 60 का स्कोर किया आपने, है कि। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा प्रोबेबल आपके मार्क्स है। वैसे ही अगर कहा जाए एक गैस मॉलिक्यूल को देखा जाए, है ना, अगर मैं ग्राफिकली देखूं गैस मॉलिक्यूल कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस पे स्पीड ले लेता हूं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं मैं। आप चाहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देख लेते हैं। तो मैं देखता हूं कि जब मैं इनके ग्राफ को देखूंगा स्पीड के, तो देखो ये अलग अलग स्पीड्स आ रही है ना, अलग अलग स्पीड्स है ये। मगर देखो इस स्पीड पर, देखो ये वाली स्पीड पर क्या नजर आया आपको, इस स्पीड पर सबसे ज्यादा नंबर मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है। ये स्पीड पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कैसी है, सबसे ज्यादा सेम। तो इस स्पीड को मैं क्या कहूंगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आई बात समझ में। तो मैं लिखूंगा इसका डेफिनेशन ऐसा लिखूंगा, इसको डिफाइन ऐसा करूंगा, द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल the most possible values of speed of gas molecules in a container is called as most probable speed। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकती है इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की, उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगेन मैं कहूँ कि ये सिर्फ शॉर्ट में देख रहे हैं अभी हम, डिटेल बाद में आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। फिर एग्जांपल्स लेते हैं कुछ।
find the RMS velocity of 3 molecules having velocities 10 km per second, 20 km per second, 30 km per second। ठीक है, तो ये आपके 3 मॉलिक्यूल्स है, उनकी आरएमएस वेलोसिटी आपको निकालना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर आपको जो दिया गया है v1 इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर सेकेंड, v2 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर सेकेंड, v3 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अब वी आर एम एस क्या होता है? वी आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर अपॉन 3, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 प्लस 400 प्लस 900 अपॉन 3। 100 को कॉमन निकाल लो बाहर, 100 कॉमनली बाहर निकल जाता और बचेगा सिर्फ 10। हम ऐड करो तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 4 पॉइंट समथिंग होगा वो, 4.666 आता शायद से, देखो तो 12 3 6 18, हाँ 4.666 से आएगा। देखो चेक करो, आ रहा क्या? 4.6666 से आ रहा क्या? तो 4.67 बोल सकते हैं, है ना। अब बाद में 4.67 का स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा। लॉगबुक है किसी के पास? निकालें, ला लिया करो साथ में लॉगबुक। इतना कष्ट उठा लिया करो। कितने ग्राम का वज़न है उसका? 10 ग्राम का मुश्किल से वज़न होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जेब में भी आया था मुँह फोल्ड करके। चलिए लॉगबुक निकाले सब लोग। स्क्वायर रूट के पेज पर जाइए। स्क्वायर रूट के 2 पेज नजर आएंगे आपको, फ्रॉम 1 to 10 और फ्रॉम 10 to 100। तो ये फ्रॉम 1 to 10 वाले पे जाइए। स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 1 to 10 मिला? पेज मिल गया? देखो अब कैसे निकालेंगे। 4.67 है ना, तो 4.6 के रो में और 7 के कॉलम में देखो नंबर क्या है। 4.6 के रो में और 7 के कॉलम में नंबर देखो क्या आ रहा। 2.161 है ना। तो ये आपका आंसर है इसका, अंडर रूट ऑफ 4.67। तो ये आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2.161 यानी कि 21.61 मीटर पर सेकेंड। 21.61 मीटर पर सेकेंड ये रहा आपका आरएमएस वेलोसिटी। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स, बातें नहीं, सो द वेलोसिटीज of 7 molecules the velocities of 7 molecules are 1 kilometer per second, 2 kilometer per second, 3 kilometer per second, 4 kilometer per second, 5 kilometer per second, 6 kilometer per second, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। 7 मॉलिक्यूल्स है और उनकी जो वेलोसिटीज़ है ये आपको इस तरह से दी गई है। ठीक है, आगे कहता है फाइंड द मीन स्क्वायर, फाइंड द मीन स्क्वायर वेलोसिटीज of the molecule। मीन स्क्वायर, हाँ
मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर नहीं, मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर की जगह मीन स्क्वायर आ गया, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? कुछ नहीं भैया, रूट हट गया ना, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। तो आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। तो देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस v7 का स्क्वायर अपॉन 7। वेलोसिटीज का स्क्वायर करके ऐड करो, बस रूट नहीं लेना। इस बार पिछली बार रूट लिए थे, याद रखना। गलती गड़बड़ में वो मत करना। आरएमएस नहीं पूछा उसने, सिर्फ मीन स्क्वायर पूछा। तो चलो ऐड करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7 का डिवाइड बाय 7। चलो ऊपर वाले नंबरों को ऐड करो। 1, ये ऊपर का एडिशन कितना रहा? 140। तो 140 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा फिर? 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है, वेलोसिटी का स्क्वायर है आरएमएस वेलोसिटी का, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है, ये तो बेसिक पार्ट था आपका शुरुआत में। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगला जो कल का लेक्चर है, कोई हाल में उसको ड्रॉप मत करना, क्योंकि भैया जो कल का मैं आपको डेरिवेशन देने वाला हूँ वो बोर्ड एग्जाम में 99.99% आएगा। हर बार मैंने प्रेडिक्ट किया वो आया, इस साल भी आया। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, P इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर रो वी आरएमएस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो कल कोई हाल में मिस मत करना, नहीं तो बहुत खतरनाक घाटे में रहेंगे। ये अच्छा किलोमीटर है क्या? हाँ, तो किलोमीटर स्क्वायर। उधर भी किलो आएगा रे भाई, किलो का लगा दो।